YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। जींद चुनाव के बाद कांग्रेस के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हुड्डा और तंवर की जंग तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जींद चुनाव के बाद कांग्रेस के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर हुड्डा और तंवर की जाए तो दोनों की जंग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। आलाकमान में तंवर की पूंछ थोड़ी सी कम हो चुकी है, सुरजेवाला का कद भी घट चुका है। राहुल गांधी अब तंवर सुरजेवाला से नाखुश नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सुरजेवाला का कद भी घटा है और जींद उपचुनाव में जिस प्रकार से हार का मुंह देखना पड़ा है, रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस की ओर से जींद उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे और तीसरे नंबर पर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। अब इसके बाद कहीं ना कहीं बात की जाए हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति की तो उठापटक देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जींद उपचुनाव के बाद कांग्रेस के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए हुड्डा और तंवर की तो जंग तेज हो चुके हैं। हालांकि ये जंग पहले से भी थी और साथ ही आलाकमान में तंवर की पूंछ अब कम हो गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सुरजेवाला का कद भी अब घट चुका है। सुरजेवाला की बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, उनका कद घट चुका है और कहीं ना कहीं अशोक तंवर की पूंछ भी कम हो गई है। अब ऐसे में सीधा फायदा जो दिखता हुआ नजर आ रहा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक कमलकांत गौरी भी जुड़ चुके हैं। कमलकांत गौरी जी, जिस प्रकार से जींद उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला को उतारा गया और कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों की बात की जाए तो उनके लिए समीकरण बदलते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जींद उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए ही समीकरण बदल चुके हैं। जी, निश्चित रूप से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, कांग्रेस के काफ़ी समीकरण अंदर अंदर बदल रहे हैं। और जो मेरे पास खबर है वो ये है कि राहुल गांधी रणदीप सुरजेवाला से और अशोक तंवर से काफ़ी नाराज़ हैं कि उन्होंने इतना हाई प्रोफाइल चुनाव बना दिया और उसमें हार गए। और जो कांग्रेस का मोमेंटम 3 राज्यों में था वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक उन्होंने किया कि 3 राज्यों में तो ये कहा जा सकता था कि बीजेपी लंबे समय से राज में थी, इसलिए ख़ासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसलिए हार गई, और वो भी लगभग बराबर में अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो। लेकिन जींद के अंदर इतना हाई प्रोफाइल चुनाव कर दिया गया और उसमें कांग्रेस को इतने कम वोट मिले, तीसरे नंबर पर आई। और जितने वोट आए उसमें उससे ज़्यादा की तो जीत का मार्जिन हो गया कांग्रेस अगर पहली पार्टी को देख लिया जाए तो। इससे राहुल गांधी काफ़ी नाखुश बताए जाते हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो 2-3 दिन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी के करीबी होते हुए भी रणदीप सुरजेवाला से अभी तक राहुल गांधी नहीं मिले हैं। जी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे, उन्हें भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात अगर हुड्डा की जाए तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये फायदे की बात जरूर लग रही है। ये निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में अब कांग्रेस के पास दांव खेलने के लिए रणदीप सुरजेवाला और अशोक तंवर नहीं रहे। पहले ये सारे खिलाड़ी मैदान में थे, कांग्रेस में 5-5 खिलाड़ी मैदान में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, अशोक तंवर, उसके बाद किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, और छठे खिलाड़ी के रूप में कुलदीप बिश्नोई भी मैदान में आ गए थे, जिन्होंने अपनी पार्टी जो थी वो तोड़कर और कांग्रेस में मर्ज कर गए और उनको पिछले दिनों CWC का जो है वो मेंबर भी बना दिया गया था। तो ये सारे खिलाड़ियों में अपने आप कुछ छंटती होती चली जा रही है और उस छंटनी में कुमारी शैलजा बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है हरियाणा की राजनीति में। किरण चौधरी भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। 2 की छटनी ये हो गई। बचे थे अशोक तंवर और रणदीप सुरजेवाला। और रणदीप सुरजेवाला और अशोक तंवर ने जिस तरह से, जो हमारी जानकारी है, इन दोनों की ही जिद थी कि रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतरना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 10 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने किसी और का नाम आगे किया था। लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम इसमें उतरें, इसको जीतें और अपनी आगे का रास्ता साफ करें, चाहे वो मुख्यमंत्री पद का रास्ता हो और चाहे केंद्र में मंत्री बनने का रास्ता हो। लेकिन जिस तरह से इनको वहाँ पटकनी मिली है जींद के अंदर, वहाँ हरियाणा की जो राजनीति है उसमें काफ़ी
उठापटक हो गई है, काफ़ी बदलाव आया है और कांग्रेस के अंदर कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक से जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई है। चाहे उनको प्रोजेक्ट किया जाए या ना किया जाए, लेकिन उनकी से काफ़ी मजबूत हो गई है। जी, कमलकांत गौरी जी, इसके अलावा चुनावी साल भी है, लोकसभा चुनाव भी आने हैं, विधानसभा चुनाव भी आने हैं। अब ऐसे में ये जो उठापटक शुरू हुई है, क्या असर डालेगी अशोक तंवर और रणदीप सुरजेवाला पर? देखिए, अशोक तंवर और रणदीप सुरजेवाला जिन लोगों के नाम रिकमेंड करेंगे उन पर अब बहुत तरजीह नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है पार्टियों में कि उनको हटा दिया जाए। रणदीप सुरजेवाला भी पार्टी के नेता तो रहेंगे ही और उसी तरह से अशोक तंवर भी पार्टी के नेता रहेंगे, लेकिन अगर ख़ासतौर से विधानसभा के अंदर जैसे इनकी से होने की उम्मीद थी कि इनके कैंडिडेट्स को सब आलाकमान तरजीह देती, जहां पर भी इनका प्रभाव है, उस तरह की से नहीं रहेगी। जो से है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनकी रहेगी और इस तरह से वो मजबूत होंगे कि अशोक तंवर और रणदीप सुरजेवाला का कितना प्रभाव है राज्य के अंदर। और जिन उपचुनाव में बहुत कुछ साफ हो गया कि अशोक तंवर भी अपना कोई वोट बैंक क्लेम नहीं कर सकते, वो ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि जो दलित वोट है मैं उसका लीडर हूँ, वो मेरे साथ हैं, क्योंकि इतना वोट कांग्रेस को जींद में नहीं मिला। ना ही रणदीप सुरजेवाला जो कहते थे कि मैं जींद में पैदा हुआ, जींद में बड़ा हुआ, यहाँ रहूँगा, और जो उनके जो जिस समुदाय से थे, जाट समुदाय से, तो कोई कम्बिनेशन इन लोगों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ये कोई कम्बिनेशन वहाँ पर खड़ा नहीं कर सके। ना रणदीप सुरजेवाला, ना अशोक तंवर, ना दोनों मिलकर, तो इसका काफ़ी नुकसान है। इसके बाद कांग्रेस में जो बेस का नेता रह गया है, जो आधार का नेता रह गया है, जो कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और छुटपुट 20 सीटों पर कम से कम अपनी 15 से 20 सीटों पर अपनी पार्टी में विधायक जीत कर ला सकता है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बचे हैं। उनके अलावा इतनी सपोर्ट किसी लीडर के पास नहीं है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज की तारीख में कांग्रेस में ये क्लेम कर सकते हैं और आला कमान को मजबूरन उनकी बात सुननी पड़ेगी, चाहे वो सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, लेकिन मजबूरन उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि विधायक जीतकर वही ला सकते हैं। लोकसभा की सीटें अगर कुछ निकाल सकते हैं तो वही निकाल सकते हैं, और किसी नेता, सब नेताओं की पोल जो है हरियाणा में हुड्डा के अलावा सबकी पोल खुल गई है। ख़ासतौर से जींद चुनाव ने कम से कम 2 लोगों की राजनीतिक एक तरह से जो है बिल्कुल मृत प्राय कर दिया है। 2 लोगों को राजनीतिक रूप से, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो और चाहे वो अशोक तंवर हो। जी, कमलकांत गौरी जी, यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे की जो होड़ कांग्रेस में काफी समय से देखी जा रही है, उसके आईने में जो साफ होता नजर आ रहा है, वहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा दिखाई दे रहा है। ये अभी पूरे तौर पर नहीं कह सकते, हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुद ऐसी सियासी गलतियां कर चुके हैं 10 साल के अंदर जब वो राज में थे, कि जिसकी वजह से उनको भी प्रोजेक्ट करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। वो अपने इलाके में जो उनके 3 प्रभाव वाले इलाके हैं, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, वहाँ तो कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जितवाने की क्षमता रखते हैं, वहाँ लोगों में से है उनकी, और वहाँ उनका सपोर्ट बेस है। लेकिन इन 3 डिस्ट्रिक्ट को अगर छोड़ दी जाए और 2-4 सीटें अगर इतरी कहीं कहीं पर छोड़ दी जाएं, तो वो भी इससे ज़्यादा सीटों पर प्रभाव नहीं रखते। इन 3 जिलों में करीब 12 सीटें हैं, 3-4 सीटें और लगा लीजिए तो 15 से लेके अगर मैक्सिमम लगा लिया जाए तो 15-17 सीटों पर उनका प्रभाव है, और उससे ज़्यादा प्रभाव वो भी नहीं रखते हैं। और अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है तो उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लोग लगाते हैं और उनके विरोधी लगाते हैं कि जैसे उन्होंने सीएम रहते हुए ये बयान दिया कि मैं पहले एक पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय का हूँ, फिर मुख्यमंत्री हूँ। फिर जब आंदोलन हुआ, जब जाट आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, तो हिंसा सिर्फ उन इलाकों में हुई जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रभावी नेता हैं, और उन पर ये आरोप लगा कि इन्हीं के लोग जो हैं वो हिंसा फैला रहे थे। चाहे ये किसी पर भी दोष दें, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हिंसा सिर्फ उन्हीं इलाकों में हुई जहां पर इन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक प्रभावी नेता हैं। तो वो आरोप लगता है, उसकी वजह से जो गैर जाट समुदाय है उनमें इनको लेकर स्टेट की पॉलिटिक्स में कुछ अवर्शन पैदा हो गया है कि ये जो हैं ये कहें कुछ भी, लेकिन ये सिर्फ अपनी जाति की बात करते हैं। और ये बातों ने और गहराई से जो है जड़ें जमा ली हैं जब से मौजूदा सरकार ने बिना जो नौकरियों में जो है वो
बिना पैसे लिए और बड़े पारदर्शी तरीके से जी। ट्रांसफर पॉलिसी और कमलकांत गौरी जी, जिस अपॉइंटमेंट प्रकार से पॉलिसी अपनाई कैथल में है। भी हिंसा हुई थी, लेकिन वहां पर ये चीज देखने को मिली थी कि वहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव नहीं है। अपना सवाल एक बार दोहराएं। मैंने जी, जिस प्रकार से कैथल में भी हिंसा हुई थी, लेकिन वहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नहीं, वो एक आधी जगह ज़रूर ऐसी रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट थी। रोहतक का तो पूरा का पूरा शहर ही जला दिया गया था, या सोनीपत में काफ़ी हिंसा हुई थी उसको लेकर, या इन इलाकों में हुई थी, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। और ऐसी हिंसा जहाँ दूसरी जगह भी छिटपुट कहीं हिंसा हुई, वो ऐसी हिंसा नहीं थी कि जिसकी जो इतने व्यापक पैमाने पर हुई हो। तो रोहतक तो गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और वहाँ पर जो हिंसा हुई, और वहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी के रूप में बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग शामिल थे, और उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े। बात अगर हिसार और भिवानी की भी की जाए, वहां पर भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन हिंसा भी वहां पर थी। हालांकि वहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव नहीं था। मैंने निश्चित रूप से आपको कहा कि छुटपुट हिंसा सब जगह हुई थी, लेकिन जितनी व्यापक पैमाने पर हिंसा रोहतक में हुई, जी, जिसमें पूरा का पूरा शहर जला दिया गया, जी, और एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय की एक एक दुकान को निशाना बनाया गया, और जिसमें कुछ दूसरे लोग भी आए, ऐसी हिंसा और कहीं नहीं हुई थी। जी, एक विशेष समुदाय की एक एक दुकान को निशाना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही इलाका है, और उनका ही गढ़ है वो। और जिस तरह से जाट आरक्षण को अगर किसी ने हवा दी, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही दी, जी, क्योंकि उनकी उस दौरान ये इच्छा थी कि मैं पूरे देश में जाट समुदाय का नेता बनूं, और इस चक्कर में वो ऐसे ऐसे बयान दे गए जिसका उनको राजनीतिक खमियाजा भुगतना पड़ रहा कमलकांत गौरी है। जी, जिस प्रकार से बात अगर नगर निकाय चुनावों की जाए, वहां पर भी कांग्रेस का कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हालांकि चुनाव नहीं लड़ा गया था सिंबल पर। और बात अगर जींद उपचुनाव की जाए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बीच की फूट है, यही हार का कारण बन रही है, या कोई और भी वजह है? देखिए, फूट तो हार का कारण होती ही है जी, लेकिन आपके अंदर पार्टी की अट्रैक्शन पावर भी होनी चाहिए। या दो तरीके से सरकार बनती है या चुनाव जीता जाता है, या तो आप में अट्रैक्शन पावर हो कि आप वोट को खींच लें, आप वो चुंबकीय अपना व्यक्ति शख्सियत पैदा कर लें कि आपकी तरफ वोट आए, या फिर जो सरकार है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी हो कि उसमें इसको तो इस सरकार को तो हमने हटाना ही है चाहे कुछ हो जाए। तो जैसे राजस्थान में था कि बीजेपी सरकार को तो हटाना ही है, तो बीजेपी सरकार को हटाने के लिए जो भी सामने आएगा वो जीतेगा। जैसे 2014 के अंदर ये डबल फैक्टर काम कर रहा था, और अगर नरेंद्र मोदी की हवा चली तो उसका कारण एक ये भी था कि लोग कांग्रेस की तब की यूपीए सरकार को तो हटाना ही चाहते थे हर हाल में, तो उससे एक मोदी के प्रति अट्रैक्शन पैदा हुआ। तो दोनों फैक्टर काम किए। तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, या एक प्रो इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी के अलावा एक अट्रैक्शन पावर होती है अगर आप अपोजिशन में हैं। ये दो ही तरीके से सरकार बनती है। अगर सरकार मनोहर लाल खट्टर सरकार को लोग हटाना चाहेंगे तो लोग कांग्रेस की तरफ या जो भी बड़ी पार्टी होगी उसकी तरफ डाइवर्ट होंगे, और लेकिन अगर उस सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन अगर अपोजिशन का नेता अपनी आप की शख्सियत ऐसी कर लेता है कि उसके प्रति लोग अट्रैक्टेड हो जाएं, तो भी उस तरफ जाते हैं। तो कांग्रेस अभी ना तो अट्रैक्शन पावर पैदा कर रही है, और ना ही अभी सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी हुई है कि लोग